नमस्ते प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम इतिहास के बारे में, चूँकि इतिहास अपने आप में एक पूर्ण विषय है, इसके बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अपन शुरू से लेते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को लेकर अक्सर विद्यार्थियों के मन में एक भ्रांति रहती है। वो कहते हैं कि इतिहास, आरोप लगाया जाता है इतिहास पर, इतिहास बोझिल है, इतिहास बोरिंग है, और मैंने यहाँ तक कहते हुए सुना है इतिहास के बारे में कि इतिहास बेवफा है, बेवफा। तो ये इतिहास पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि आपने अब तक जो इतिहास पढ़ा है, या तो पढ़ने का तरीका आपका सही नहीं था। देखिए, इतिहास बेवफा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं इतिहास बेवफा, शाम को पढ़ा सुबह सफा। तो इतिहास न तो बेवफा है, इतिहास न बोरिंग है, और न ही इतिहास बोझिल है। इतिहास एक रुचि पैदा करने वाला विषय है, अपने आप में पूर्ण विषय है। हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका गलत हो, इसलिए आपको बोझिल लगा हो, बोरिंग लगा हो, और आपने इसको बेवफा कह दिया। लेकिन इतिहास पे ये आरोप मत लगाइए। जो इतिहास पे आरोप लगाता है, जो इतिहास का हास उड़ाता है, वो स्वयं एक परिहास बन जाता है। इतिहास तो बहुत अच्छा विषय है। यदि आप पढ़ना चाहते हो तरीके से, तो आपको ऐसा वास्तव में लगेगा कि इतिहास जैसा तो इंटरेस्टिंग विषय है ही नहीं। अब देखिए, इतिहास को मैं आपको बता दूं, 50% रटा जा सकता है, लेकिन 50% समझा भी जा सकता है। विशेष ध्यान रखना, इतिहास को 50% रखने की आवश्यकता होती है। मैं जानता हूँ स्थान है, सन है, उसकी जो बुकें है, लेकिन 50% इसमें बातें ऐसी भी है जिसको अपन समझ सकते हैं। यदि 50% आपने समझा और 50% आपने रटा, तो ये दोनों आपके काम करेगा 100% का। विशेष ध्यान रखना, यदि आपने 100% रटने की कोशिश की, तो इतिहास आपको बोझिल लगेगा, बोरिंग लगेगा और बेवफा लगेगा। तो मेरा यही मानना है कि आप इतिहास को 50% समझिए और 50% रटिए, ताकि आपको 100% ये इतिहास आपका सहयोग करे। अब बात आती है अपने कि जो इतिहास है ये है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। इतिहास पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में 33 सागर था। और ये जो दोनों ही लैंड है, जो भूमि है, वो समुद्र के अंदर थी। और साइंस ये कहती है कि कोई भी चीज़ जो जल में होती है वो ऊपर आती है। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों ऊपर आए और इन्होंने पृथ्वी का रूप धारण किया। जब पृथ्वी बनी तो क्या बना? मानव बना। और जब मानव बना तो मानव का क्या बना? इतिहास बना। इस तरीके से अपन को ये ध्यान रखना है। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो मानव की उत्पत्ति हुई, और जब मानव ही नहीं होगा तो इतिहास किसका पढ़ेंगे? अपन जो पढ़ रहे हैं इतिहास वो पूरा मानव का है। तो पहले पृथ्वी, फिर आया मानव, और मानव के बाद मानव का इतिहास। अब बात अपने ये आती है, अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि मानव की उत्पत्ति कहां हुई थी, कब हुई थी, इसका कोई भी अपने पास प्रमाणिक आधार नहीं है। ऐसा जरूर कहा जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है, उनका आदि जन्म स्थल वो माना गया। लेकिन अपन बात करें इतिहास की, इतिहास जो है, पूछा जाता है कि इतिहास क्या है। ये जो शब्द बना हुआ इतिहास, इति प्लस ह प्लस आस,
इन शब्दों से मिलकर आपके ये इतिहास बना है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वैसे ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, आपको ध्यान रखना है विशेष। देखिए आप बिल्कुल इसको इजी तरीके से समझिए, ये आपको बाहर नहीं लगेगी। ग्रीक जिसे अपन बोलते हैं ग्रीस और आज बोलते हैं यूनान, इसका मतलब यूनानी भाषा के अंदर ये शब्द है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण निश्चय। इन ग्रीक वालों ने इस शब्द को सबसे पहले हिस्ट्री बोला था। इस इतिहास को सबसे पहले क्या बोला था? हिस्ट्री शब्द बोला, हिस्ट्री। हिस्ट्री से शब्द निकल के आ गया हिस्ट्री, हिस्ट्री से आ गया हिस्ट्री। ये इसका परिष्कृत रूप है, ध्यान रखना, ये परिमार्जित सुधरावा रूप है। तो हिस्ट्री से निकल गया हिस्ट्री, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, और इसका इतिहास का अर्थ होता है ऐसा पूर्ण निश्चित, ऐसा हुआ था, उसको बोलते हैं इतिहास। और हिस्ट्री या हिस्ट्री इसको बोलते हैं बुनना। अब बुनना है क्या? मानव का व्यवस्थित इतिहास को, मानव का जो व्यवस्थित इतिहास है उसको क्रमबद्ध करके पढ़ना, उसका चित्र बनाना क्या है? इतिहास है। तो ये तो है इतिहास। अब बताई जा रही इतिहास की उत्पत्ति। इतिहास की जो उत्पत्ति हो रही है वो अपने एशिया महाद्वीप के अंदर हो रही है। इतिहास का जो प्रारंभिक काल है वो एशिया महाद्वीप के अंदर है, लेकिन इसका जो पूर्ण विकास हो रहा है इतिहास का वो यूरोप में हो रहा है। ये अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो इतिहास का जो आरंभ हो रहा है वो एशिया से हो रहा है, और इतिहास का जो विकास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? यूरोप से हो रहा है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको ये बोला जाता है। आगे चलिए, फिर आता है कि इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है अपन को। कई लोगों ने इतिहास का मखौल उड़ाया है, लेकिन इसकी जो व्यवस्थित परिभाषा है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर है। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, बस छोटी सी परिभाषा है, आपको याद करना है। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आपको पता हो नेपोलियन सुना होगा आपने, नेपोलियन, इसने कहा इतिहास कपोल कल्पित व मनगढ़ंत कहानियों का संग्रह है। तो इसने इतिहास को केवल कहानियों का संग्रह बताया है, और वो भी कह रहा है मन कपोल कल्पित। क्या कह रहा है? कपोल कल्पित और मनगढ़ंत कहानियों का संग्रह बताया है। जबकि मैं आपको बता दूं, इतिहास बीती हुई घटनाओं का सच्चा वृत्तांत है। इतिहास विगत की उन क्रमबद्ध घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा है जिनका प्रभाव समाज पर न्यूनाधिक रूप से पड़ता है। अपन कहते हैं इतिहास दोहराया जाता है, आपने सुना होगा कई बार। तो ऐसा इतिहास जिसका वर्तमान पे क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नाग पूजा होती थी, आज भी नाग पूजा होती है, तो वो इतिहास दोहराया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल की पूजा होती थी, आज भी पीपल की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा होती थी, आज भी पशुपति की पूजा होती है। तो इतिहास दोहराया जा रहा है। उस इतिहास का समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, कहीं कम पड़ रहा है, कहीं अधिक पड़ रहा है, तो वो है अपने इतिहास। अब अपने बात ये आती है कि इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास को अपन कैसे जान सकते हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत है एक तो धार्मिक साहित्य, बिल्कुल इजी है, रटने की जरूरत ही नहीं है। धार्मिक साहित्य कौन कौन से? जैसे जैन धर्म के हो सकते हैं, बौद्ध धर्म के हो सकते हैं, अपने वेद हो सकते हैं, उपनिषद हो सकते हैं, महाभारत हो सकते हैं, रामायण हो सकते हैं। जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, और जैन व बौद्ध धर्म से संबंधित जो धार्मिक साहित्य है उनके आधार पर अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
एक है अपने ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य जैसे कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। पतंजलि का महाभाष्य हो सकता है, और अपने जैसे मुद्रा राक्षस हो सकती है। मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों के आधार पर अपन इतिहास के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा, विदेशियों का विवरण। कुछ विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपना अनुभव लिखा, जो यहाँ देखा। तो बहुत सारे ऐसे विदेशी आए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, तो उनके विवरण को पढ़कर भी अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर 100% अपन विश्वास कर सकते हैं कि ये इतिहास झूठा नहीं है, वो है आपके पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक जैसे मान लो कोई स्मारक हो गया, कोई शिलालेख हो गया, या सिक्के हो गए, या कोई ताम्रपत्र हो गई, या कोई अपने मुद्रा हो गई, ठीक है ना। तो ये जो ऐतिहासिक स्रोत है ये प्रमाणिक होते हैं, इसमें बाद में कुछ भी अपन फेरबदल नहीं कर सकते हैं। जैसे अशोक के शिलालेख उस समय जो लिखे गए, तो वही आज अपने सामने उपलब्ध है, बाद में उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो ये पुरातात्विक स्रोत सिक्कों के द्वारा, शिलालेखों के द्वारा, स्मारकों के द्वारा, कोई मुद्रा के द्वारा, या अपन कह सकते हैं मुहर, जो मोहरें मिली है उसके आधार पर भी अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो धार्मिक साहित्य से, ऐतिहासिक साहित्य से, विदेशियों के विवरण से और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अपन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे। अब बात अपने ये आती है कि इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन क्यों किया गया, मैं आपको बता दूं। इतिहास का जो विभाजन किया गया था वो ब्रिटिश काल में किया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को अनेक भागों में बांटा ताकि भारतीय इतिहास का सही क्रम बना रहे और इसको याद भी आसानी से किया जा सके। तो ये जो उपज है ये अंग्रेजों की है, भारतीय इतिहास को डिवाइडेशन करने का, विभाजन करने का। तो मोटे तौर पर भारतीय इतिहास को अपन 4 भागों में सिंपली बांट सकते हैं। इस इतिहास को सिंपली बांट सकते हैं, और बिल्कुल आपने देखा भी होगा इसमें बिल्कुल कोई रटने की चीज नहीं है, सीधा आ रहा है। आप पढ़ते हो प्राचीन काल पढ़ा होगा, फिर आपने ले लिया मध्यकाल, फिर आपने ले लिया आधुनिक काल, और एक और मैं ले लेता हूं स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। तो मोटे तौर पर इस इतिहास को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। प्राचीन काल, ये कहां से शुरू हो रहा है, प्रारंभ से लेकर 1206 तक। अपन यह कह सकते हैं राजपूत काल यहां तक। मध्यकाल कहां से शुरू हो रहा है, 1206 से लेकर 1526 तक, यह आपके मध्यकाल आ गया। कई बार पूछा जाता है। हाँ, अब आगे देखिए, ये जो मध्यकाल चल रहा है, 1 मिनट, तो ये प्रारंभ से हो गया 1206 तक। मध्यकाल जो शुरू हो रहा है वो 1206 से लेकर 1707 तक। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। प्रारंभ से लेकर 1206 तक का जो इतिहास है वो लगभग प्राचीन काल माना जाता है, और इसमें भी कई डिवाइडेशन कर रखे हैं। और मध्यकाल मोटे तौर पे माना जाता है 1206 से लेकर 1707 तक, और आधुनिक काल माना जाता है 1707 से 1947 तक। और उसके बाद 1947 से जो भी इतिहास बाद में बना है वो। तो ये मोटे तौर पे इतिहास को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके अंदर अपन सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता वो आता है। इसमें सल्तनत काल,
और मुगल काल आता है। इसमें पूरा का पूरा अंग्रेजी शासन आता है और फिर देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद रियासतों का एकीकरण वगैरह, ठीक है ना, और दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे संबंध थे उसको लेकर ये इतिहास लिखा गया है। तो मोटे तौर पे तो इतिहास का विभाजन ये है, इसमें रखने की जरूरत ही नहीं है। और आपको पता ही है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, और एक नया मैंने बना दिया है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। हाँ, अब देखिए साथियों, एक इतिहास का विभाजन इस तरीके से भी किया गया है। इस इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो इतिहास बांटा जा रहा है, ये बांटा जा रहा है लिपि लेखन के आधार पर। लिपि का मतलब जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल, नंबर 1। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। ये जो इतिहास का विभाजन किया गया है ये लिपि लेखन के आधार पे। इस प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिपि नो, मतलब व्यक्ति न तो लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ, केवल जो था वो पाषाण था, पाषाण काल, केवल पत्थरों का इतिहास था, बाकी आदमी कुछ नहीं जानता था। आदि ऐतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में वो लिपि के बारे में न तो पढ़ना जानता था न लिखना जानता था, पूरा का पूरा पाषाण काल था, पत्थरों का इतिहास था। आदि ऐतिहासिक काल, यहाँ व्यक्ति लिखना तो जान गया, यहाँ व्यक्ति ने लिख दिया, लेकिन जो लिखा है वो पढ़ा नहीं जा रहा है। यहाँ व्यक्ति ने लिपि का आविष्कार कर लिया, लिख दिया, लेकिन उसका लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा है। तो ये हो गया आदि ऐतिहासिक काल। उदाहरण के तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास आ रहा है वो आदि ऐतिहासिक काल में आ रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है जिसका नाम है वस्त्रोत्थेदन। अब ये चित्रात्मक लिपि है। क्या है? चित्रात्मक लिपि है। इसमें चित्र बने हुए हैं, जैसे यू आकृति के, मछली के। तो पता नहीं ये यू आकृति किसको संकेत कर रही है, मछली किसको संकेत कर रही है। तो लिपि तो लिखी गई है लेकिन उसको पढ़ी नहीं जा रही है। तो ये हो गया आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके अंदर लिपि को आराम से पढ़ा गया है। लिपि लिखी भी गई है और पढ़ा भी गया है। यहाँ तो लिपि थी नहीं, लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा रही है, और यहाँ लिपि को आराम से पढ़ा जा रहा है। विशेष ध्यान रखना, जैसे अपना जो आ रहा है वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फिर बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रामायण, महाभारत, तो इनको अपन आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये मोटे तौर पे इतिहास को लिपि के आधार पर, यहाँ लिपि नहीं थी, यहाँ लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं जा रही थी, और यहाँ लिपि थी और आराम से उसको पढ़ा जा रहा था। मानव की जो अवस्था है वो आपने देखा होगा। आधुनिक जो मानव है, आधुनिक जो मानव है उसको होमो सेपियंस ये कहा गया है। इसको बोल सकते हैं अपने पूर्ण विकसित मानव, या इसको ये भी बोल सकते हैं आधुनिक मानव। ध्यान रखना, हम इसकी संतान हैं। पहले क्या करता था मानव? हाथों से चलता था, वो अवस्था थी। यहां पर लिख सकते हैं मानव की शुरुआत की जो अवस्था है वो है ऑस्ट्रेलोपैथियन। ये अपना पहला पूर्वज है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? अपना पहला पूर्वज है, जो क्या करता था? हाथों से चलता था।
फिर इसके बाद जो अवस्था आई उसके अंदर वो थोड़ा सीधा हो गया और कमर झुका के चलता था। उसके बाद जो होमो सैपियंस आया है वो एकदम अपना जैसा हो गया, सीधा हो गया और बिल्कुल सही चलना सीख गया। इसलिए इस होमो सैपियंस को पूर्ण विकसित मानव और आधुनिक मानव या वर्तमान मानव की संज्ञा दी गई है, जो हमारे जैसा ही था। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये मोटे तौर पे मैंने ऐसा इतिहास बताया है। वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको भी देखने में तकलीफ होगी, तो इसके बाद अपन और आगे पढ़ेंगे। तो ये इतिहास को इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर मैं बताऊंगा आपको काल विभाजन इतिहास में कैसे हुआ, बीसी क्या है, एडी क्या है, उसकी अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।